हेलो बच्चों, आप लोग ध्यान दें कि हमने अब तक देखा था रस शब्द की व्याख्या, व्यापकता कह लो, परिभाषा कह लो और उसका वर्गीकरण कह लो। तो हमने वर्गीकरण में देखा था कि किस तरह से स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीन भागों में बटा हुआ हमारा रस का वर्गीकरण है। अब हम एक बात देखेंगे जो तुम्हारे प्रश्नों में आता है, रस निष्पत्ति को समझाइए। अब ये रस निष्पत्ति को समझने के लिए पहले एक रस सूत्र आता है। रस सूत्र भरत मुनि ने दिया था, वो था विभवानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। निष्पत्ति के लिए उन्होंने दिया, कहा कि विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारियों के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है उसी में रस की निष्पत्ति होती है, या वही रस की निष्पत्ति है। अब हम इसको देखो, विभावानुभाव यानी विभाव यानी स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी संयोगाद्रस और संचारियों के संयोग आदि से जो रस की निष्पत्ति होती है। ये था भरत सूत्र की व्याख्या। अब ये भरत सूत्र को लेकर के ही विद्वानों में अलग तरह से निष्पत्ति के लिए विवाद चल पड़ा। तो किसी ने कहा कि नहीं, भरत रस की निष्पत्ति है वो तो उत्पत्ति में होती है, किसी ने कहा नहीं अनुमिति में होती है, किसी ने कहा कि नहीं अभिनव में होती है। मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने इस पर विचार रखा। लेकिन एक बात ये ध्यान देने योग्य वाली है कि भरत मुनि के बाद में जितने भी संस्कृत के हुए हैं आलोचक कह लो या आचार्य कह लो, उनमें 4 आचार्यों का नाम निष्पत्ति में विशेष रूप से आता है। वो पहला ही नाम आता है भट्ट लोलट का, जिनका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की व्याख्या उन्होंने की है। रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद उन्होंने नाम दिया है। दूसरा आता है शंकु का अनुमितिवाद। अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर आधारित है शंकुक का। और तीसरा आता है भट्ट लोलट का भोगवाद, भोगवाद है उनका। और चौथा आता है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ये 4 वाद रस निष्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से आते हैं। प्रश्न भी अगर आपसे रस निष्पत्ति का पूछा जाता है तो अपेक्षा होती है ये चारों का आप वर्णन करें। तो रस निष्पत्ति आखिर है क्या, पहले इसको टुकड़ों में बांट कर समझो। रस, जैसे मैंने पहले कहा था, स्थायी भाव से हमारे मन में बैठे होते हैं, परिस्थिति, काल, व्यक्ति को देख करके उजागर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही रस है वो हमारे स्थायी भाव जब मन में बैठे हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, कोई चीज़ उत्पन्न होती है तभी तो वो समाप्त होती है, या प्रकट तभी होगी जब वो मन में होगी। तो यहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ ये होता है कोई चीज़ उत्पन्न होकर के उसकी समाप्ति हो जाना ही निष्पत्ति है। तो यहाँ प्रेम मन में स्थायी भाव से बैठा हुआ है, परिस्थिति देखी, किसी व्यक्ति को देखा और वो क्या हुआ, अचानक उत्पन्न हुआ और जाकर के उसमें समाहित हो गया, समाप्त हो गया या प्रकट हो गया। ये होता है, यानी किसी चीज़ का उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाना ही निष्पत्ति है। ये रस की निष्पत्ति की छोटी सी एक परिभाषा है। अब हम रस की निष्पत्ति के रूप में चलेंगे तो पहले अलग अलग विद्वानों के चलेंगे। आज हम चलेंगे भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। बिल्कुल सरल सा, साधारण सा समझेंगे। अगर आप पढ़कर समझोगे कतई समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाहता है यहाँ पर राइटर, या कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर शब्द, बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। वैसे तो काव्य के अध्ययन से, अब रस का आनंद हमने पहले भी पढ़ लिया था, रस का शब्द की व्यापकता पढ़ी थी तभी, कि काव्य को पढ़ते हुए, सुनते, नाटक को सुनते हुए, नाटक को देखते हुए जब भावक के, पाठक के, श्रोता के, दर्शक के मन में जो उत्पत्ति होती है, या कह लो जो आनंद उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पन्न होता है, वही रस है। तो काव्य के अध्ययन से पाठन को रस या आनंद की अनुभूति किस प्रकार होती है। अब ये अनुभूति होती कैसे है, ये ही निष्पत्ति है। यह प्रश्न भी रस सिद्धांत के आचार्यों में गहरे वाद विवाद का विषय रहा है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस विषय पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए लिखा था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
परवर्ती आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से करते हुए अनेक मत स्थापित किए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इस पर अपना अपना विचार रखे। इन आचार्यों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। प्राचीन में ये सारे आ जाएंगे संस्कृत के, अर्वाचीन में हमारे हिंदी के आ जाएंगे। और अर्वाचीन प्राचीन आचार्यों में भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। अर्वाचीन आचार्यों में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र एवं गुलाब राय प्रभृति विद्वान उल्लेखनीय हैं। इन मंतव्यों पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, यानी हम अब इस पर प्रकाश थोड़ा सा डालेंगे कि है क्या आखिर। तो पहला यह भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट अपने उत्पत्तिवाद में रस की निष्पत्ति में क्या कहते हैं। भट्टलोलट ने भरत मुनि के द्वारा प्रयुक्त दो शब्दों संयोग और निष्पत्ति, देखो बच्चों दो पर ही चलेगी ये निष्पत्ति पूरी, हर एक विद्वान इसी पर ही बोलेगा। संयोग और निष्पत्ति, यानी संयोग का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी व्यक्ति में रहना, और निष्पत्ति मतलब समाप्ति। तो संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या मौलिक रूप से करते हुए बताया कि संयोग का तात्पर्य या संबंध या मेल तथा निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। संयोग क्या है, मेल है, किसी चीज़ को मिलाना, किसी चीज़ को जोड़ना। और निष्पत्ति क्या है, उत्पत्ति है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, प्रकट करना। ये भट्टलोलट कहते हैं। उनके मतानुसार विभाव से रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो तीनों चीज़ों को रखेंगे। विभाव यानी स्थायी भाव से क्या है, रस की उत्पत्ति होती है। संचारियों से पुष्टि होती है, और जो संचारी भाव होते हैं उससे उसके वो पुष्ट होता है। व्यक्ति कोई पैदा हुआ, उसके हाथ पांव, उसकी हड्डियां मजबूत होने के लिए हम लोग उसको कुछ देते हैं, उसके बड़े होगा जैसे जैसे उसके विकास होगा, तो ये संचारी क्या है, पुष्टि है। और अनुभावों में से अभिव्यक्ति होती है और अनुभाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार से रस सामग्री का रस से तीन प्रकार का संबंध हुआ। रस और विभावों में उत्पाद्य, उत्पादक, और व्यक्ति में क्या होता है, ये रस के साथ में कैसा संपर्क है, विभावों का साथ में, रस और विभाव में है उत्पाद्य उत्पादक, क्योंकि वहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ है रस में उत्पाद्य और उत्पादक का, रस और संचारियों में पोष्य और पोषक का, क्योंकि वहाँ पुष्टि हुई तो पोष्य और पोषक का। और रस और अनुभव में गम्य और गमक का, क्योंकि वो अभिव्यक्ति हुई। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो बच्चों, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो एक इस उदाहरण को समझने के लिए एक दही की लस्सी को लो तुम। अब दही का लस्सी अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दही की लस्सी में आपको बनाते कैसे हैं, दही होता है, पानी होता है, बर्फ़ है और चीनी, सबको मिलाकर ही तो हम दही की लस्सी बनाते हैं। तो दही क्या है उसका, अगर दही नहीं है तो पानी से लस्सी थोड़ी बनेगी। तो दही उसका क्या है, मूल उपादान है, यानी मूल कारण है। क्या हो गया, वो विभाव है, अभिव्यक्ति उत्पत्ति है। तो दही है उसका मूल उपादान है, जिससे लस्सी तैयार होती है और मथकर लस्सी को तैयार की जाती है। उसके बाद में है आगे है पानी, बर्फ, चीनी, ये सब उसको क्या है, बढ़ाती है। बढ़ाने का मतलब पुष्ट करती है। तो ये क्या है, उसके अनुभाव है, ये उसको पोषण देते हैं। और मंथन क्रिया से उत्पन्न झाग, जब हम उसको लस्सी बनाने के लिए मथते हैं तो झाग पैदा होते हैं, वो झाग ही क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। और झाग उत्पन्न होते हैं तो अब लस्सी, और हम समझ लेते हैं अब लस्सी तैयार हो गई है। इस उदाहरण को रस की निष्पत्ति पर लागू करके हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो लस्सी क्या है, दही एक विभाव है ना, और उसके बाद में जिसका लस्सी रूप से उत्पाद्य और उत्पादन संबंध, मैंने पहले कहा था ये मूल कारण है। दही नहीं हो तो लस्सी का है कैसे बनाओगे, तो ये मूल है। और पानी, बर्फ, चीनी आदि संचारी है, ये साथ साथ में विचरण करते हैं, ये होते हैं। मान लो बर्फ़ नहीं होता, आप पानी भी डाल दोगे एक बार थोड़ी देर के लिए तो भी लस्सी तैयार हो जाएगी। पानी नहीं होगा, बर्फ़ डाल दोगे तो भी लस्सी तैयार हो जाएगी। तो ये क्या है, संचारी है, बीच बीच में विचरण करते हैं। तो ये इसके साथ में संचारी यानी पोष्य पोषक संबंध है। और झाग अनुभाव है, और झाग अभिव्यक्त करते हैं, कहाँ अब लस्सी पूरी तरह से तैयार हो गई। तो झाग है वो अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त करते हैं यानी पोषण भाव करते हैं, नहीं ये अभिव्यक्त करते हैं इसलिए अनुभाव है। तो यद्यपि विद्वानों ने भट्टलोलट के मत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया है, इन्होंने उत्पत्तिवाद कहा है, लेकिन भट्टलोलट ने आरोपवाद भी एक नाम दिया है अपने मत को, तो उत्पत्तिवाद का नाम दिया है। किंतु ये भ्रामक है, क्योंकि निष्पत्ति के अंतर्गत लोलट ने केवल उत्पत्ति को ही नहीं, पुष्टि और अभिव्यक्ति को भी स्थान दिया है। अब लोलट अगर खाली कह देते भट्टलोलट की विभावों की खाली बात कर देते, उत्पत्ति की खाली बात कर देते, तब तो बात उनकी लागू हो जाती उत्पत्तिवाद। लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति और उसकी पोषणता को भी बात कही है, तो ये कैसे लागू हो सकता है कि उनकी बात को आप उत्पत्तिवाद कह दो। आगे उन्होंने अपनी बात को दूसरे वो एक उदाहरण से या दूसरे एक और तर्क से समझाया है, जिसको आरोपवाद कहा है, वो हम आगे करेंगे। धन्यवाद बच्चों।